बॉलीवुड ने आखिरकार एक ट्रांस राइट्स मूवी बना दी। भूल भुलैया तीन राख्त घाट पश्चिम बंगाल में एक नए राज्य की कहानी बताती है। यह एक हॉन्टेड कैसल की कहानी है, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। कहानी रूह बाबा यानी रूहान की वापसी से शुरू होती है, जो अब एक फेमस बाबा बन गया है। लोग उसे पूरे देश में भूतों से बचाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन असल में वह लोगों को उनके परिवारों को धोखा देने में मदद करता है। लेकिन एक दिन उसे एक राजा के साले के पास बुलाया जाता है, जो उसे धोखा देता है। रूहान को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो सबको बता देगा कि रहन ढोंगी बाबा है, और उसे पूरे गांव के कमजोर लोगों को धोखा देने के लिए पैसे ऑफर किए जाते हैं। तो यहां से राख्त घाट की यात्रा शुरू होती है, जहां मंजुलिका की आत्मा रहती है। तो आइए जल्दी से भूल भुलैया 3 की जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। मीरा, जो कि तृप्ति डिमरी है, उसके और राजकुमारी और उसके चाचा रूहान राख्त घाट जाते हैं, क्योंकि वह 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है। दुर्गा अष्टमी की रात, दुर्गा पूजा की 8वीं रात, राज परिवार के एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति पैलेस में वापस आएगा और मंजुलिका को खत्म करेगा। मंजुलिका वह भूत है जो पैलेस को हॉन्ट करती है, क्योंकि उसे 200 साल पहले जला दिया गया था, और इसलिए पूरी रॉयल फैमिली अब गौशाला में रहती है। हाँ, यह एक हॉरर कॉमेडी है। लेकिन मीरा रूहान को 1 करोड़ रुपए का वादा करती है कि वह उसके परिवार को पैलेस में वापस लाने में मदद करेगी और गांव को बचाएगी। शुरुआत में लगता है कि मीरा की तरह मंजुलिका सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है, वहां कोई भूत नहीं है। लेकिन जल्द ही हम देखेंगे कि तस्वीर में बहुत कुछ है। अब पूरा गांव उस पर भरोसा करता है और उम्मीद करता है कि वह राज्य को इस डरावनी आत्मा चुड़ैल भूत से मुक्त करेगा। दूसरी ओर मीरा पैलेस को बेचने की योजना बनाती है ताकि उसका परिवार गरीबी में न रहे। तो परिवार आखिरकार पैलेस में वापस आकर बस गया। राजपुरोहित यानी राज्य के मुख्य पुजारी रूहान को पैलेस में लाने की वजह है। उनके पूर्वजों के अनुसार केवल रॉयल परिवार का पुनर्जन्म ही मंजुलिका को हमेशा के लिए भागा सकता है। चूंकि रूहान प्रिंस देवेंद्र की तरह दिखता है, इसलिए सभी लोग उसे प्रिंस ही मानते हैं। रूहान अपने वापसी का बड़ा तमाशा बनाता है, दुर्गा पूजा की पहली रात को मनाकर। जश्न के बीच एक नई मेहमान आती है। यह महिला मल्लिका है, जो पैलेस को हेरिटेज साइट के रूप में बहाल करने के लिए आई है। मल्लिका के आने के साथ ही पैलेस में अजीब बातें होने लगती हैं। रूहान भी सोचता है कि क्या यह सचमुच हॉन्टेड है। उसे डरावने सपने आते हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन वास्तव में यह 3 पंडित हैं जो पिछले 2 साल से वहां रह रहे हैं, जो परिवार को डराकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद बाहर नहीं निकाले जाना चाहते। पंडित जी के मुताबिक मंजुलिका का कमरा केवल दुर्गा पूजा की 8वीं रात को खुल सकता है। यही वह समय है जब रूहान उसे खत्म कर सकता है। लेकिन मीरा और रूहान 3 पंडितों से पता करते हैं कि दरवाजा पहले से ही खुला था, जब वे 2 साल पहले वहां पहुंचे थे, और वहां कुछ नहीं था। तो लगता है रूहान का काम आसान हो गया है और वे एक ग्रैंड बड्ढी पूजा के साथ इसे खोलने का नाटक करते हैं। वह मल्लिका से भी कहता है कि इस एलाबोरेट प्रैंक के लिए मंजुलिका बनने का नाटक करे। लेकिन जब यह सचमुच होता है तो थोड़ा बहुत रियल लगता है। इसका कारण यह है कि हमें मल्लिका को असली मंजुलिका मानना है। वह अजीब व्यवहार करने लगती है, खासकर पैलेस और उसके सामान के बारे में। लेकिन दरवाजा खुल जाने के बाद और सभी को लगता है कि पैलेस भूतों से मुक्त है, रॉयल फैमिली इसे बेचने की योजना बनाती है। पैलेस को मरम्मत करते समय एक दीवार गिर जाती है और मल्लिका एक सीक्रेट पैसेज खोज लेती है। यह दरवाजा एक और दरवाजे से जुड़ता है जिसकी सैक्रेड प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है कि ओरिजिनल दरवाजा मंजुलिका के कमरे का नहीं था और यहीं वह वास्तव में रहती है। अब हमें एक और मेहमान का स्वागत मिलता है, रॉयल हीरेस मंदिरा, जो पैलेस की खरीदार के रूप में खुद को पेश करती है। इस समय राजपुरोहित राज्य की लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उन्हें जगह के इतिहास के बारे में किताबें मिलती हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एक नहीं बल्कि 2 बहनें थीं, दूसरी अंजुलिका। अब जब पहले दरवाजे के पीछे कोई भूत नहीं था, रूहान इसे भी खोलने के लिए मानता है। इस बीच रूहान और मीरा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शायद जल्द ही शादी कर लेंगे। मुझे पता है यह समझ में नहीं आता है। राजपुरोहित परिवार को चेतावनी देते हैं
कि इस दरवाजे को केवल अष्टमी को खोला जाना चाहिए, लेकिन रूहान धैर्य नहीं रखता और इसे खोल देता है, क्योंकि परिवार को डर है कि अगर एक और सीक्रेट हॉन्टेड रूम की बात फैल जाएगी तो खरीदार भाग जाएंगे। भूल भुलैया 3 का अंत एक ड्रामेटिक सीन के साथ शुरू होता है, जहां मलिका और मंदिरा एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं और रूहान को अनुमान लगाना होता है कि कौन सी मंजुलिका है। यह अष्टमी की रात है और उसे एक पवित्र तेल का उपयोग करके भूत को हटाना होता है। जब वह मलिका के आसपास यह तेल उपयोग करता है, तो मंदिरा पोजेस्ड हो जाती है। असल में दोनों में से कोई भी मंजुलिका नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। वे 2 बहनों के पुनर्जन्म हैं और देवेंद्र की आत्मा को शांति दिलानी है। रूहान 2 महिलाओं के लिए मंच तैयार करता है देवेंद्र को फिर से जलाने के लिए, लेकिन यहीं उन्हें एहसास होता है कि वे पुनर्जन्म नहीं हुए हैं उसे जलाने के लिए, बल्कि माफी मांगने के लिए। प्रिंस हमेशा फंसा रहा, पहले अपने शरीर में और बाद में डरावने दरवाजे के पीछे। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का इरादा किया, बस वह स्वयं को स्वीकार किया जाना चाहता था, या शायद खुद को। फिल्म के अंत में 2 बहनें देवेंद्र की आत्मा से माफी मांगती हैं कि उन्होंने उसे चोट पहुंचाई और गलत तरीके से धोखा दिया। उसने कभी ताज उनसे छीनने का इरादा नहीं किया। माफी काम करती है और राजपुरोहित भी समझता है कि देवेंद्र को मुक्त करना था, हर मुमकिन तरीके से, न कि फिर से जलाना। रॉयल फैमिली बच जाती है और खुशी बहाल हो जाती है। यही कारण है कि भूल भुलैया 3 एक ट्रांस राइट्स फिल्म है, क्योंकि न केवल बहनें अपने भाई को स्वीकार न करने के लिए दंडित होती हैं, बल्कि वह तब मुक्त होता है जब उसे स्वीकार किया जाता है, साबित करता है कि उसे बस प्यार की जरूरत थी। भूल भुलैया 3 के अंत में मुझे लगता है कि पैलेस रॉयल फैमिली के साथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा है, या कम से कम यही मेरी कल्पना है। इसके अलावा पता चलता है कि मंदिरा कोई रॉयल नहीं थी, बल्कि एसीपी राठौर थी, जो रूह बाबा को पकड़ने के मिशन पर थी। दूसरी ओर मल्लिका ने पैलेस को बहाल करने का फैसला किया, क्योंकि उसे हमेशा इसके विजन आते थे। इसलिए उसने सोचा कि अंततः यह काम उसे सही जगह पर